हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग। ठीक है। गांधी युग के बारे में जानेंगे, किस प्रकार गांधी ने अपने सत्याग्रह और अहिंसा के हथियारों के रूप में अपनाया और देश के आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कई प्रकार के आंदोलन किए, साथ ही साथ समय पड़ने पर वो कई बार जेल भी गए थे देश के लिए। ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में, वो किस प्रकार अपने जीवन को अपने देश के लिए समर्पित किए। ठीक है। तो सबसे पहले उनकी थोड़ा जीवनी के बारे में जानेंगे। ठीक है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है। उनके जो पिता जो थे वो राजकोट के दीवान थे। ठीक है। और उनकी जो माँ थी वो एक क्या है धार्मिक और क्या धार्मिक रूल रेगुलेशन को मानने वाली थी। वो बहुत सारे अपने समाज के संस्कृति को जानकारी रखते थे। ठीक है। तो उनके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि महात्मा गांधी किस प्रकार अपने शिक्षा को ग्रहण किए और अपने जो भी भूमिका जो देश के लिए किए वो सभी कुछ जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि महात्मा गांधी के किस प्रकार का प्रारंभिक जो शिक्षा था वो राजकोट में ही हुआ था। एक अल्फ्रेड हाई स्कूल नाम के स्कूल था, उन्हीं में उनका ग्रहण किया। उस शिक्षा जैसे बोलते वकालत के लिए वो लंदन गए थे। ठीक है। लगभग वो लंदन गए थे 1888 में गए थे। ठीक है। उन्होंने वहाँ से वकालत कर जब वापस आए भारत में तो अपना प्रैक्टिस बोलते हैं वकालत का जो प्रैक्टिस किए थे वो वहीं पे गुजरात के अहमदाबाद और बम्बे में अपना वकालत किए। ठीक है, प्रैक्टिस किए। फिर उसके बाद उनका उनसे एक मुलाकात होते हैं एक व्यापारी से, जिनका केस लड़ने के लिए वो अफ्रीका जाते हैं और 24 साल के उम्र में वो कहाँ जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं और अफ्रीका में अपने जीवन के 21 वर्ष बिताए। उसके बाद भारत आए तो उनके बाद जो अपना भारत के लिए समर्पण किए वो काफ़ी जानकारी लायक है, उसको हम लोग जानेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये 1869 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ डेट है जो हम बता रहे हैं। 1888 जो था, इस समय उन्होंने लंदन बैरिस्टर की पढ़ाई यानी वकालत करने गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद नहीं सॉरी 1893 की जो बात है, इसी समय वो कहाँ जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं। कहाँ जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं। एक व्यापारी अब्दुल्ला नाम के व्यापारी है, उनके केस लड़ने के लिए कहाँ जाते हैं। फिर वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर क्या होता है, उनके साथ बहुत सारे जाति की जाती है और वहाँ पे दूसरे देश यानी बोल सकते हैं कलर से डिपेंड भी विवाद हो रहे थे। उन विवादों को निपटाने के लिए यानी उसको सोल्यूशन करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का पालन किए, उन्हीं को अपने हथियार के रूप में अपनाए और उन्हीं के द्वारा अपने सभी लक्ष्यों का किए हासिल किए। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले सत्याग्रह जो अपनाए थे महात्मा गांधी कहाँ पे अपनाए थे, तो साउथ अफ्रीका में अपनाए थे। ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने बहुत सारे जीवन किए, कई बार इस बीच में कई बार भारत आए थे, अपने परिवार को लेकर भी गए थे। सो कुछ कुछ काम जो था वो आते फिर जाते, लेकिन फाइनली जो रूप में भारत आए थे वो कब आए थे, तो फाइनली रूप में आए थे 1915 में आए थे। ठीक है। 1915 में आए थे भारत में। अगर डेट याद करेंगे तो 9 जनवरी के आते हैं, 9 जनवरी को आते हैं। ठीक है। तो 9 जनवरी को आते हैं 1915 में। और इनके जो गुरु थे उनका गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले था। क्या नाम था उनके गुरु का नाम, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। इन ये जिस समय आए थे 1915 में उसी साल इनका मृत्यु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे, राजनीतिक गुरु के नाम जानेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किए, एक साल लगभग 1 साल पूरे भारत का भ्रमण किए, बड़े कई जगह गए और सभी जगह को समस्याओं को देखे समझे और भारत के बारे में ग्रहण किए कैसे सिचुएशन है अंग्रेज के प्रति। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1 साल बाद लगभग 1916 में एक आश्रम खोले जिसका नाम था साबरमती आश्रम। क्या नाम था, साबरमती
आश्रम, ठीक है। कहीं कहीं 15 भी देता है, कहीं कहीं 16 भी देता है। तो फाइनली दिसंबर के महीने आसपास था, इस वजह से 15 भी आता है, कभी कभी 16 भी आता है। साबरमती आश्रम का जो स्थापना हुआ था कब, 1916। इसी समय उन्होंने एक बनारस में एक सभा बैठी थी, उस सभा में भाग लिए थे और वहाँ पे भाषण देकर अपने बातों से लोगों को अपने प्रति उजागर किया और अपने प्रति प्रभावशाली को दिखाया, ठीक है। उस बनारस में हुआ था, बनारस सभा में गए थे, ठीक है। इसी साल की बात है, लखनऊ समझौता, ठीक है। तो लखनऊ समझौता जो होता है, यानी लखनऊ में अधिवेशन होता है किसका, आईएनसी का। आईएनसी का स्थापना जो हुआ था 1885 में हुआ था। ये भारत का सबसे पुराना पार्टी है आईएनसी। इसको मदद कौन किए थे, तो एओ ह्यूम किए थे। एओ ह्यूम ने स्थापना करने की मदद किए थे। और ये कहाँ पे हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था सबसे पहले। इसका जो पहला जो राष्ट्र ये अध्यक्ष थे, उनका नाम था WC बनर्जी था, ठीक है। व्यामचंद्र बनर्जी थे, ठीक है। और ये बॉम्बे में स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। और ये लगभग कई साल तक सचिव बने रहे, सचिव, ठीक है। ये एक रिटायर ऑफिसर थे, ठीक है, सिविल सर्विस थे, ठीक है। उसके बाद जानेंगे हम लोग, तो लखनऊ समझौता जो हुआ था, इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया भारत की एकता के लिए। इसमें क्या हुए थे, गरम दल, यानी गरम दल तथा नरम दल, ये दोनों आपस में मिल गए। साथ ही साथ इसी समय, ठीक है, मुस्लिम तथा हिंदू, ये दोनों आपस में मिल गए। काफ़ी ज़्यादा यूनिटी आ गई थी भारतीय लोगों में, जो अंग्रेज के खिलाफ अच्छे क्या कहे सभी जवाब दे सके, हर एक सिचुएशन को संभाल सके, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये समझौता हुआ था आईएनसी के सभी अधिवेशनों में से, ठीक है। तो कहाँ हुआ था, लखनऊ में होता है, इसलिए इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। गरम दल और नरम दल भी आपस में मिल गए, जो 1907 में अलग हुए थे। कब हुए थे, 1907 के सूरत अधिवेशन में ये जो अलग हुए थे गरम दल नरम दल, वो फिर कब मिल गए, लखनऊ समझौता में आपस में मिल गए, ठीक है। उसके बाद गरम दल का बात करें तो गरम दल में 3 महत्वपूर्ण नेता थे। वो थे, ये क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिसको हम शॉर्टकट में लाल बाल पाल के नाम से। एक और है अरविंद घोष, ठीक है। अरविंद घोष भी फेमस है गरम दल के लिए, ठीक है। मुस्लिम लीग सब आपस में मिल गए थे। और इसी समय बिहार के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, जो महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और उनको चंपारण आने की आमंत्रण देते हैं, ठीक है। तो चंपारण जो समस्या जो थी, वो क्या चीज़ की समस्या थी, तो नील की खेती की समस्या थी, ठीक है। नील की खेती करने से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे किसान लोग, और अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी दबाव दिया जाता था कि नील की खेती करना है। और उसी समय क्या हुआ था, जर्मनी में ये क्या बोलते हैं, नील की खेती की काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल ये खोज हो चुकी थी और सस्ता रेट हो गया था नील की खेती, जिस कारण भारतीय लोगों को अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा था नील खेती के। साथ ही साथ उनका ज़मीन भी क्या होता था, खराब हो जाते थे नील की खेती करने से। और ये जो नियम बनाया गया था 3 कठिया प्रणाली, वो नील की खेती से संबंधित था। उसमें ये कहा जाता था कि 20 कट्ठा की जमीन में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना है, ठीक है। तो ये जो राजकुमार शुक्ला जो होते हैं, राजकुमार शुक्ला, इन्होंने क्या कर, ये मिलते हैं महात्मा गांधी से और महात्मा गांधी को आमंत्रण करते हैं चंपारण। और 1917 का बात है, कब का, 17, चंपारण आंदोलन बोल सकते हैं या चंपारण सत्याग्रह बोल सकते हैं, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है। यानी बोलेंगे भारत में महात्मा गांधी सबसे पहले अपना सत्याग्रह का उपयोग कहाँ पे किए थे, तो चंपारण में किए थे। चंपारण जो है कहाँ पे है, बिहार में। कहाँ पे है, बिहार में है,
ठीक है। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। यहीं से महात्मा गांधी अपने राजनीतिक यानी आंदोलन की जो शुरुआत किए यहीं से किए और काफी ज्यादा फेमस हुए आगे चलकर, ठीक है। यहीं पे इनको इनमें ये जो आंदोलन चलाए थे इनमें सफलता मिलने का इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा स्नेह प्यार पाए और इनको प्यार से यहीं पर क्या कहा गया था? महात्मा कहा गया था। महात्मा, ये जो कोर्स जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। एक और उपनाम है जो फेमस है वो इस समय नहीं दिया गया था, बाद में दिया गया, वो राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता जो नाम दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता। जो उपनाम जो फेमस है याद रखिएगा महात्मा गांधी का क्या क्या? एक है महात्मा जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा और एक है सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता दिया गया था। ऐसे तो बचपन में नाम था इनका मनु नाम था। क्या था? मनु नाम था, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? मनु नाम था। ऐसे भी प्यार से इनको बापू भी बोला जाता था, ठीक है, बापू, ठीक है। तो जब इनको चंपारण सत्याग्रह से सफलता मिली तो उन्होंने क्या किया? नील की खेती जो समस्या थी उसको समाधान कर दिए था। यहीं से उनका एक मूवमेंट स्टार्ट होता है और पूरा भारत लेवल पे इनको जाना जाता है। फिर अगले कुछ समय बाद यानी अगले साल 1918 की बात है, ठीक है। 1918 में दो महत्वपूर्ण आंदोलन, एक खेरा आंदोलन, उसके बाद खेरा आंदोलन और एक था अहमदाबाद मिल आंदोलन, ठीक है। ये दो और 1918 में दो महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए और दोनों में सफलता पाए। ये किसान से रिलेटेड थे और ये जो था ये मजदूर से रिलेटेड है। मजदूर को पैसा कम मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रही, इस वजह से ये चलाया गया था और ये किसानों के लिए चलाया गया था। फिर अगला साल होता है 1919 के बारे में जानेंगे हम लोग। इस समय क्या होता है? काफी ज्यादा परेशान हो गए रहते हैं अंग्रेज सब। अंग्रेज कई तरह से नियम लाते थे, कानून लाते थे और इसी बीच में एक कानून लेकर आते हैं। उस कानून का नाम होता है रॉलेट कानून। क्या होता है? रॉलेट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून लाया गया था जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में या दो से चार व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो उनको संदेह के आधार पर उसको क्या कहते हैं? अरेस्ट कर और उसको जेल में रख दिया जाता है। इसमें ना तो वकील की जरूरत होती थी, ना FIR की जरूरत होती थी, ना दलील, कोई चीज की जरूरत नहीं, सीधा उसको संदेह के आधार पर क्या किया जाता है? जेल में रख दिया। जिसका इस कानून को क्या नाम दिया गया? काला कानून बोला गया था। क्या बोला गया था? काला कानून, ठीक है। काला कानून के नाम से जानते हैं रॉलेट। ये कब आया था? 1919 में आता है, फरवरी के महीना में आया था। कब आया था? फरवरी के महीना में आया था। और इसी समय, ठीक है, आगे चलकर क्या होता है? एक दो महत्वपूर्ण नेता लाहौर के रहते हैं, ये सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन चिपलू, ये दोनों को अरेस्ट किया जाता है जिससे लाहौर का माहौल था काफी ज्यादा भयंकर हो चुका था। वहाँ के जनता लोग आक्रोश में आ गए थे और अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए थे। इसी बीच पे ये एक समय आता है जो डेट होता है 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 की बात है। उस समय एक त्यौहार भी था, उस त्यौहार है बैसाखी त्यौहार। सभी लोग बैसाखी त्यौहार मना रहे थे जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग में इसी बीच काफी अंग्रेज के जो वहाँ के जो सेनापति थे, जो जिनका नाम जनरल ओ डायर थे, वहाँ पर अपने सैनिकों के साथ पहुंचे और वहाँ पे क्या किए? उन्होंने ऑर्डर दिए और वहाँ पे उन्हीं के ऑर्डर से वहाँ पे क्या फायरिंग हुई और ये जालियांवाला बाग जो था वहाँ पर क्या नाम पड़ गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड नाम पड़ गया, हत्याकांड, ठीक है। कितना तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसमें कई भारतीय लोग मरे गए और ये काफी ज्यादा भारत के लिए शोकदायक ये स्थिति थी, ठीक है। इसमें इसका जांच के लिए हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन आया था, ठीक है। हंटर कमीशन है जिसने बताया लगभग 300-400 के बीच में व्यक्ति इसमें मरे हैं। यहाँ तक लोग यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए इनार यानी कुआं में भी कूद गए, बहुत बचाए, लेकिन
बहुत कोई इसमें मारे गए। किसका ऑर्डर था? जनरल ओडायर को। लेकिन कुछ समय बाद लगभग 1940 में पंजाब की एक व्यक्ति जिनका नाम था उधम सिंह क्या किए, लंदन जाके जनरल ओडायर को मारे थे, जिसकी वजह से उनको वहां पर फांसी भी मिल गया था। ठीक है, उसके बाद भारतीय लोग जब इसका जांच किए तो उन्होंने बताया लगभग हजारों व्यक्ति मर गए। ठीक है, और उसके बाद आगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से भारतीय लोग को जो सम्मान मिला था अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने उस सम्मान को वापस लौटा दी। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी, नाइटहुड की, मैंने जो टाइटल जो दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे चलकर देखेंगे तो 1919 में भी एक कानून आता है जो अंग्रेज के द्वारा लाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, क्या है? मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड आता है वो कानून आता है जिसके द्वारा भारत में क्या है, नए नए कानून को लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1920 का बात करेंगे। 1920 काफी ज्यादा परेशानी में थे भारतीय लोग, और इसी बीच महात्मा गांधी एक निर्णय लेते हैं, उन्होंने एक आंदोलन चलाने के फैसले लेते हैं, और उस आंदोलन का नाम क्या पड़ता है? असहयोग आंदोलन। क्या पड़ता है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, कहते हैं असहयोग आंदोलन जो शुरुआत हुआ था ये किनके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। एक और चीज है, याद रखिएगा, 1919 में ही क्या हुआ था, तब तक इसी बीच में लगभग 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। ठीक है, इसी बीच में क्या हुआ था, तो भारतीय लोग भी मदद किए थे अंग्रेज को। इसमें सबसे ज्यादा मदद करने वाले थे महात्मा गांधी थे, इसलिए इनको सरवीन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किए, ये लालसा से मदद किए थे कि भारत को आज़ाद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किए, उन्होंने सिर्फ मदद लिए लेकिन भारत को आज़ाद नहीं किए। ठीक है, उसके बाद 1900 उसी समय जब समाप्त होता है प्रथम विश्व युद्ध, तो उसमें मुस्लिम के जो सबसे अव्वल इस्लाम धर्म का जो पद था खलीफा, उस खलीफा पद के काफ़ी हिनाई किया गया था, और उनको बहुत सारे ये अधिकार को छीन लिया गया था, जिसके कारण भारतीय जो मुस्लिम जो थे उन्होंने एक आंदोलन चलाए थे। उस आंदोलन का नाम रखे थे क्या? खिलाफत आंदोलन। आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था भारत में, दो भाइयों के द्वारा चलाया गया था। एक का नाम था शौकत अली, मोहम्मद अली। ठीक है, इन्होंने, जिसको हम लोग बोले भाई बंधु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बंधु। ये अली बंधु बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अली बंधु। दो भाई था, और बाद में इसको लीड करने के लिए महात्मा गांधी थे। वो ये चाहते थे कि जो भी भारतीय है, मुस्लिम है, हिंदू है, सब आपस में मिलकर भारत की एकता को बनाए, जिससे अंग्रेज क्या हो, आसानी से भारत को छोड़ कर चला जाए। ठीक है, तो इसमें भी महात्मा गांधी साथ निभाए अली बंधुओं का, और खिलाफत आंदोलन को और एग्रेसिव किए। ठीक है, उसका 1920। ठीक है, 1920 में देखेंगे हम लोग कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो 1920 था, 1920 इसमें क्या होता है? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ये नागपुर अधिवेशन के प्रस्ताव पारित होने की वजह से ये चालू हुआ था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो चालू हुआ था, ठीक है, किसका निर्णय? नागपुर अधिवेशन के वजह से ये चालू हुआ था, और इसमें सहयोग किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1900 अगस्त के महीने में हुआ था, अगस्त 1920 में, 1 अगस्त से स्टार्ट होता है। और इसी तारीख को एक महत्वपूर्ण नेता भारत के जो गरम दल के थे, बाल गंगाधर तिलक का भी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन का जो इस तरफ काफी ज्यादा इसमें एकता हुई थी, और भारत के सबसे पहला ये जो था, प्रथम था, जन आंदोलन के रूप में जाना गया। पूरे भारत लेवल पर ये आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, सहयोग भी अच्छा खासा मिला, लेकिन समय एक ऐसा आया 1922 का, उस समय होता क्या है, गोरखपुर के पास में एक चौरी चौरा जो जगह होता है, वहीं पर कुछ आंदोलनकारियों पर पुलिस के द्वारा
आक्रमण करने के एवज में वहाँ के जनता लोग पुलिस के साथ क्या किए, लड़ाई किए और वहाँ के जो पुलिस थाना थे उस सबको फूंक डाले। और इस प्रकार जो ये आंदोलन जो था, अहिंसा जो चल रहा था, वो हिंसा का रुख ले रहा था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने फैसला लिए कि अब ये आंदोलन को क्या किया जाए, रोक दिया जाए, ताकि नहीं तो ये आज यहाँ पे हिंसा हुआ है, कल दूसरी जगह हुआ। इस प्रकार हिंसा से कोई काम सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उनका मेन हथियार जो था वो अहिंसा था। क्या था? अहिंसा। और यहाँ पे ये जो आंदोलन था किस तरफ रुख ले रहा था? हिंसा की तरफ रुक गया, जिसकी वजह से उन्होंने 1922 में क्या किया, चौरी चौरा कांड के कारण क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, असहयोग आंदोलन किस कारण से रद्द किया गया, चाहे रोक दिया गया? तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, यूपी में है, गोरखपुर में है, ये भी जानना जरूरी है। इसके कारण ये असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया, जिसके कारण भारतीय लोग काफी निराश हो जाते हैं महात्मा गांधी से, क्योंकि वो चाह रहे थे काफी अच्छा ये आंदोलन चल रहा था और इससे काफी हम लोग को क्या सहायता मिला था। अंग्रेज अब पूरी तरह से लग रहा था कि अब भारत को छोड़ के चला जाए, लेकिन लास्ट में महात्मा गांधी ने इसको क्या कर दिए, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके कारण वो काफी निराश हो गए भारतीय लोग ये महात्मा गांधी से। और इसके बाद सहयोग नहीं मिलने के कारण अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया था और उनको जेल भेजे। लेकिन ये बीमारी या तबीयत के एवज में उनको क्या किया था, रिहा मिल जाता है और फिर वो बाहर आते हैं। तो सबसे पहले 1924 में अधिवेशन तो शुरू होता था आईएनसी का 1885 से ही, लेकिन प्रथम सबसे पहले बेलगांव में उन्होंने अपना योगदान दिए अध्यक्ष के रूप में, आईएनसी कांग्रेस के अध्यक्ष, और वहां फिर से अपने प्रति लोगों को एग्रेसिव करना शुरू किए, अपने प्रभाव दिए, जिस कारण ये जो बेलगांव है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, ये एकमात्र ही अधिवेशन किए थे महात्मा गांधी, 1924 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी काफी ज्यादा ये उनका जो आंदोलन करने का जो तरीका था, रेस्ट एक्शन, और इसके बाद क्या करते हैं 1930 में उन्होंने क्या किया, दांडी मार्च शुरू किए। कौन सा आंदोलन? दांडी मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 को कौन सा दांडी मार्च शुरू करते हैं और इसमें नमक कानून के विरोध में ये शुरू किया गया था। और ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू होता है। ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है? दांडी तक जाता है। दांडी, इसमें लगभग ये जो आंदोलन चला गया था 24 दिन चला था, 24 डेज चला था। ठीक है, लगभग 240 मील। ठीक है, इसको 385 किलोमीटर के अप्रॉक्स माना जाता है। ठीक है, और इस तरह से वो कहाँ पहुंचा है, दांडी कितना तारीख को पहुंचे? दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को शुरू, और यहाँ पहुंचकर नमक कानून का जो बनाया गया था कानून, उसको तोड़ते हैं नमक बनाकर। और यहीं से उन्होंने एक और आंदोलन शुरू किए। उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा ये चैन रूल्स की तरह है। पहले उन्होंने क्या किए, दांडी मार्च शुरू किए साबरमती आश्रम से दांडी तक। फिर जैसे ही दांडी पहुंचे वहां पे नमक कानून का विरोध किए, तोड़े, और वहां पे क्या किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। इस समय अलग अलग क्षेत्रों में भी बहुत सारे व्यक्ति इसका आंदोलन का रुख दिए, जैसे सीमांत यानी पश्चिमी सीमांत में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? अब्दुल गफ्फार
हाँ, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे लाल कुर्ती जो था आंदोलन, खुदाई खिदमतगार का आंदोलन भी चलाए थे वहीं पर। कहाँ पे, तो पश्चिमी सीमांत में, ठीक है। तो इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड ये है। ये दक्षिण भारत में भी आंदोलन चलाए गए थे, ये क्या बोलते हैं, श्री राजगोपालचारी के द्वारा भी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जाने तो इस समय काफी सहयोग मिला था भारतीय लोग को, और महात्मा गांधी या सभी ने आंदोलन चलाए थे। इसमें लगभग जो अनुयायी के रूप में भाग लिए थे 78 व्यक्ति भाग लिए थे, सभी ने हो गया आंदोलन में, ठीक है। इसी बीच गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए थे, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। प्रथम होता 1930 में, द्वितीय होता 1931 में, तृतीय होता 1932 में, ठीक है। तो महात्मा गांधी को यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में लाने की बात की गई थी, जिसकी वजह से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण वो नहीं जग गए थे। लेकिन उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था क्या, इरविन नाम था। क्या नाम था, इरविन। इरविन ने क्या किया, गांधी जी के साथ समझौता करते हैं, और समझौता के साथ उन्होंने ये निर्णय लेते हैं कि गांधी जी के जो भी मांग है उस मांग को पूरा करेंगे, और उसको तब जाकर क्या करेंगे, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन रद्द हो पाएगा। ये जो फैसला था गांधी जी का था, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकेंगे नहीं। और इस प्रकार गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 में होता है, और 31 में होता है, और इसको दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। कौन सा समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से। और इसी कारण से कौन सा आंदोलन रद्द हो जाता है, ये रुक जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देता है। क्वेश्चन बनता है किसी कारण, तो गांधी इरविन समझौता के कारण ये रद्द कर दिए गए। और इसके बाद उन्होंने कहाँ पे गए, लंदन गए गोलमेज सम्मेलन में। कौन सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में। उस समय वहाँ प्रधानमंत्री जो थे इंग्लैंड के मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने ये उस समय के वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और इस प्रकार वो द्वितीय सम्मेलन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोल में कौन भाग लेते थे, महात्मा गांधी। ऐसे तीनों में भीमराव अंबेडकर गए थे अपने अल्पसंख्यकों के लिए काफी कानून बनाने, और उनको रिलीफ लेने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, सीट लेने के लिए बहुत सारे रीजन के साथ गए थे भीमराव, और उनको काफी ज्यादा वहाँ पर सहयोग भी मिला। और इस प्रकार उनको क्या मिला, मैकडोनाल्ड की तरफ से एक चार्टर भी मिला था जो चुनाव अपने आप में लड़ सकते हैं। लेकिन इसी बीच गांधी जी को पता जब चलता है तो गांधी जी क्या करते हैं, वर्धा जेल यानी पुणे में जो रहते हैं वहाँ पे अनशन पे बैठ जाते हैं, ठीक है। अनशन पे कब, 1932 में। तो इस समय क्या होता है, अब उनका जो मांग था कि भारत जो आपस में जो बट रहे हैं, पहले तो जात के नाम पे बट रहे थे, अब जात के अंदर धर्म के नाम पे बट रहे थे, अब धर्म के अंदर जात के नाम पे बट है, जो हमारे आने वाले समय में काफी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसके कारण ये अनशन बैठे थे। और उस समय क्या होता है, तो इनका मांग था कि जो भीमराव अम्बेडकर अपना अलग चुनाव लड़ने का जो फैसला किए उसको क्या किया जाए, वो अलग उसको रद्द किया जाए, यानी उनकी मांग को रोका जाए, और जो सही है उसी को लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, पूना समझौता हुआ था, पूना समझौता। तो पूना समझौता किसके बीच आता था, महात्मा गांधी प्लस भीमराव अंबेडकर, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है, पूना समझौता कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। किसके बीच होता है, गांधी जी और अंबेडकर बीच में, ठीक है। तो इसमें जो सहयोग किए थे, एक थे बहादुर सप्रू थे, उन्होंने काफी ज्यादा सहयोग किए थे इस समझौता के लिए, ठीक है। 1932 में होता है। और इस तरह से क्या होता है, ये फैसला होता है कि कुछ सीट जो है अपना जो अल्पसंख्यक है, यानी बोल सकते हैं उसको पिछड़ा जो जाति है, वो सब लड़ेंगे, यानी भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। और इस तरह से क्या किया, ये समझौता सफल हुआ, और ये महात्मा गांधी ये अम्बेडकर के बीच में ये फैसला हुआ कि हाँ, जो सीट है उसी में आपस में लड़ा जाएगा,
पर्सनली अलग अलग चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह दिल्ली समझौता, ये सॉरी पूना समझौता संपन्न होता है। और इसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया जाता है। कब? गांधी जी द्वारा 1942 में, जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोलते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये लास्ट और महत्वपूर्ण आंदोलन था गांधी जी का, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था किनके द्वारा होता है? महात्मा गांधी द्वारा होता है। और ये जो शुरू होता है बॉम्बे में होता है। कहाँ पे होता है? बॉम्बे में होता है। और इसमें बहुत सारा ये घटनाएं घटती है। इसमें सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा 0 आवर के तहत सभी मेन मुख्य नेता जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ताकि ये आंदोलन सही से चल नहीं पाए। और इस समय भारत अंग्रेज का क्या था, सेकेंड युद्ध वर्ल्ड वार में अपना बिजी थे, तो उसी बीच में सोचे यहीं पर हम लोग ये आंदोलन चलाए और इसके आराम से क्या करें, अपने देश को स्वतंत्र कर सकते हैं। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है और इसमें सभी नेताओं को अरेस्ट कर दिया जाता है। और इसमें जो सबसे आगे आते हैं, आसफ अली नाम से एक महिला थी, आसफ अली नाम की एक महिला थी है, जिसको आगे चलकर हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड वुमेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आसफ अली को। ये जो शुरू हुआ था कहाँ पे हुआ था? बादशाह, इसमें नारा भी ये था, नारा जो थे गांधी जी द्वारा क्या, करो या मरो, ये नारा दिया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, गांधी। और इस समय एक और नाम आता है उषा देवी। ठीक है, उषा देवी रेडियो के द्वारा सभी लोगों को ये जानकारी देता है ये आंदोलन स्थगित नहीं है, ये आंदोलन कंटिन्यू है, चलेगा। और इसमें भारी से भारी संख्या में लोग भाग ले और इसको सफल बनाए। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 8 अगस्त को शुरू होता है। 8 अगस्त, कहीं 9 भी दे देता है। ठीक है, लेकिन 8 अगस्त कंफर्म है 1942 को होता है। और इस प्रकार क्या होता है, ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। और इस प्रकार इसी तरह बहुत सारे आंदोलन हुए। लास्ट में ये भारत को आज़ादी मिल जाती है। कब? 15 अगस्त। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और ये वीडियो लंबा होने की वजह से बहुत सारे नॉलेज को भी रोके हैं, बहुत सारे है। हाँ, ये टॉपिक जो है आप भी अपना टॉपिक, बहुत सारे सोर्स है, क्योंकि डिजिटल ज़माना में किसी चीज़ का कमी है, कहीं भी अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं, चाहे कहीं भी आप सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। और उसको बढ़िया से नोट बनाइए, हर एक बात को एक पॉइंट बाय पॉइंट करके बनाइए, ताकि नॉलेज बढ़ते रहे और आपका जो आने वाले समय है उसमें जहाँ भी अपना योगदान दे, अच्छा से दे। ठीक है, ये जो पढ़ाया गया है ये सभी में आएंगे। आप क्लास, कोई भी क्लास में, 8 क्लास हो, 9 क्लास हो, 10th क्लास हो, या 11th हो, या 12th में हो, आपको ये अच्छा से आना चाहिए। ये अपना जनरली नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ कंपटीशन में जो एग्जाम होता है जीएस का, उसमें काफी जीके के रूप में ये काफ़ी ज़्यादा योगदान देगा। महात्मा एक बहुत बड़ा पार्ट है महात्मा गांधी का, जो आंदोलन से हर एक एग्जाम में पूछता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि महात्मा गांधी पूरी जानकारी, जो भी आंदोलन है, जो भी उनका योगदान है, ये सभी करें। एक और चीज़ याद है इस बीच में, 1932 में उन्होंने हरिजन प्रकाशित किए थे। हरिजन पुस्तक था, बहुत से किताब था जो प्रकाशित किए थे 1932 में। इनके द्वारा यंग इंडिया भी प्रकाशित किया गया है, इनके द्वारा इंडियन ओपिनियन भी प्रकाशित किया गया। और इनका जो ये क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी भी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ, इस तरह का नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ जरूरी है, आप पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए और सभी नॉलेज को अच्छा से लिखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स काफ़ी जरूरी है, नोट्स के बिना सभी ज्ञान अधूरा रहता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ कितना भी याद कीजिएगा, कभी ना कभी आदमी भूल ही जाता है। इसलिए नोट्स रहेगा, जब भी होगा कुछ उसको देखने जाएंगे तो उसके साथ साथ और भी सोर्स सब हमको दिखाई देगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मन से पढ़िए, दिल लगन लगा के पढ़िए। जो आपके, जब तक आपकी सफलता नहीं मिली तब तक अपना पढ़ाई को जारी रखिए। वैसे तो इधर उधर तो बहुत होता ही है, लेकिन पढ़ाई भी एक ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा आप कुछ अच्छे स्थान हासिल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वीडियो लगा अच्छा है तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और ठीक है, थैंक यू।